नमस्कार और स्वागत है। सोचिए, मालवा की सरजमी, जहां एक ऐतिहासिक जंग छिड़ी हुई है। एक तरफ है सम्मान की लड़ाई तो दूसरी तरफ है प्रतिशोध की आग। और बस कुछ ही पलों में ये दोनों ताकतें आपस में टकराने को बिल्कुल तैयार हैं। तो सवाल ये है कि आखिर इस जंग की चिंगारी भड़की कहाँ से? इसे समझने के लिए चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, कहानी की बिल्कुल शुरुआत में। ये वो दौर था जब मालवा पर सुल्तान महमूद खिलजी की जालिम हुकूमत थी। ये आवाज़ थी सुल्तान खिलजी की, एक ऐसा शासक जिसका खजाना भरता था अपनी हिंदू प्रजा पर लगाए गए जबरदस्ती के बेहिसाब करों से। अब सुल्तान के इस अन्याय को और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था, तो उन्हीं के दरबार में एक बहुत ही शक्तिशाली राजपूत सरदार थे, मेदिनी राय। उन्होंने फैसला किया कि बस बहुत हुआ, और लोगों की तरफ से उन्होंने एक तख्ता पलट की पूरी योजना बनाई और राजपूत योद्धाओं को भेज दिया खिलजी के राज को हमेशा के लिए खत्म करने। और नतीजा, सुल्तान को अपने ही महल से भागना पड़ा। धोखा खाया हुआ, हारा हुआ खिलजी एक गुप्त रास्ते से रात के अंधेरे में भाग निकला। अब वो सुल्तान नहीं, एक भगोड़ा था जो घने जंगलों से गुजर रहा था, और उसके दिमाग में बस एक ही चीज थी, गुजरात पहुंचना, क्योंकि उसके बदले की आखिरी उम्मीद अब वहीं थी, गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह। तो चलिए, अब कहानी आगे बढ़ती है। खिलजी, जो कभी मालवा का सुल्तान हुआ करता था, आखिरकार गुजरात के दरबार पहुंच ही जाता है। पर सोचिए, वो वहां एक राजा की हैसियत से नहीं, बल्कि एक फरियादी बनकर पहुंचता है। एक ऐसा फरियादी जिसे अपनी सल्तनत वापस छीनने के लिए एक सेना की सख्त जरूरत थी। और यहाँ ना एक बहुत ही दिलचस्प चीज होती है। एक तरफ है खिलजी की हताशा और दूसरी तरफ है गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह का मौका। देखिए, खिलजी को तो किसी भी कीमत पर अपना तख्त वापस चाहिए था, और मुजफ्फर को इसमें एक सुनहरा मौका दिख गया, एक उभरती हुई राजपूत ताकत को रोकने का। तो एक गठबंधन तो बन गया, लेकिन इस गठबंधन की एक बहुत बड़ी कीमत थी जो खिलजी को चुकानी थी। फौजी मदद के बदले में खिलजी ने वादा किया कि वो मालवा और गुजरात के बीच के सारे सीमावर्ती किले गुजरात को दे देगा, और तो और उस पूरे इलाके के व्यापार से आने वाला सारा टैक्स भी गुजरात के खजाने में जाएगा। यानी उसने अपनी ही सल्तनत का एक बड़ा हिस्सा दांव पर लगा दिया था। अब दोनों सुल्तानों की सेनाएं एक हो चुकी थीं, एक विशाल सेना, और इस सेना के साथ उन्होंने सीधा मांडू के किले पर चढ़ाई कर दी। ये वही किला था जहां मेदिनी राय के बेटे और उनकी राजपूत फौजें तैनात थीं। लेकिन यहाँ पहला हमला तलवारों से नहीं हुआ, नहीं, पहला हमला था भूख से। सुल्तानों की फौजों ने किले के चारों तरफ एक ऐसा घेरा बना दिया जिसे तोड़ना नामुमकिन था। अंदर आने जाने के सारे रास्ते बंद, सारी रसद काट दी गई, यहाँ तक कि पानी के सोतों में जहर मिला दिया गया, अनाज के गोदाम जला दिए गए। मकसद साफ था, किले को अंदर से भूखा मारो ताकि वो खुद ही घुटने टेक दें। और देखते ही देखते दिन हफ्तों में बदलने लगे। जरा सोचिए मांडू के अंदर का हाल। खाना खत्म हो रहा था, उम्मीदें टूट रही थी, और हताशा हर तरफ फैल रही थी। अब उनके पास एक बहुत ही मुश्किल फैसला लेने के सिवा कोई चारा नहीं बचा था। तो किले के अंदर फंसे राजपूतों ने एक चाल चली। उन्होंने सुल्तानों को एक पैगाम भेजा। पैगाम में लिखा था कि उन्हें 1 महीने की मोहलत चाहिए ताकि वो अपने परिवारों को किले से बाहर निकाल सके। सुल्तानों को लगा कि वो हार मान रहे हैं, लेकिन असल में ये एक सोची समझी रणनीति थी। उन्हें उम्मीद थी कि इस 1 महीने में मेदिनी राय मदद लेकर पहुंच जाएंगे। मगर वो 1 महीना बीत गया, मदद नहीं पहुंची। राजपूतों को ये एहसास हो गया था कि अब कोई नहीं आने वाला। जब आखिरी हमले का वक्त आया तो उनके सामने 2 रास्ते थे, या तो हार मान ले या लड़कर मरें। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। सरेंडर करने के बजाय उन्होंने जौहर और शाका करने का फैसला किया। ये उनके धर्म का, उनके सम्मान का सवाल था। अपनी मातृभूमि के लिए आखिरी सांस तक लड़ना और एक योद्धा की मौत को गले लगाना। उधर मेदिनी राय और उनके सबसे बड़े सहयोगी मेवाड़ के ताकतवर राणा सांगा मदद लेकर रास्ते में ही थे, लेकिन उन्हें मांडू के गिरने की दिल दहला देने वाली खबर मिल गई। अब उनका मकसद बदल चुका था। जो मिशन पहले बचाव का था, अब वो प्रतिशोध का मिशन बन गया था। तो अब उन्होंने अपनी रणनीति पूरी तरह से बदल दी। उन्होंने सबसे पहले गागरोन के रणनीतिक किले पर हमला किया और उसे जीत लिया। मालवा का एक अहम हिस्सा वापस उनके कब्जे में था,
और अब गागरोन ही उनका नया ठिकाना बन गया। इस एक जीत ने सुल्तानों की सेना को मजबूर कर दिया कि वो अब सीधा उनसे आके टकराएं। और इस तरह गागरोन के मैदान में दो विशाल सेनाएं आमने सामने आकर खड़ी हो गईं। एक तरफ थे मेवाड़ के राणा सांगा के नेतृत्व में सारे एकजुट राजपूत, और दूसरी तरफ थी मालवा और गुजरात सल्तनत की वो जबरदस्त मिलीजुली फौज। लड़ाई शुरू हुई एक जोरदार युद्ध घोष के साथ। राजपूत सेना, हाँ, ये हो सकता है कि वो संख्या में कम थे, लेकिन उन्होंने जिस भयंकर तेजी और जुनून से हमला किया, उसने सल्तनत की सेना को हिलाकर रख दिया। वो हैरान थे, स्तब्ध थे। वो लड़ाई इतनी भीषण थी, इतनी जबरदस्त थी कि उसमें आसफ खान का बेटा मारा गया और खुद सुल्तान महमूद खिलजी, वो भी बुरी तरह घायल हुआ, हार गया और उसी जंग के मैदान में उसे बंदी बना लिया गया। तो युद्ध खत्म हो चुका था, राजपूत जीत चुके थे, लेकिन अब सवाल था कि बंदी बनाए गए सुल्तान का क्या होगा। सबको लगा कि उसे मौत की सजा मिलेगी, पर जो हुआ वो बिल्कुल उल्टा था। वो शिष्टता का, बड़प्पन का एक ऐसा काम था जिस पर इतिहासकार आज तक सदियों से बहस करते आए हैं। राणा सांगा ने खिलजी को सजा नहीं दी, बल्कि उन्होंने उसके जख्मों का इलाज करवाया। ये राजपूत युद्ध नीति का एक बहुत ही अहम हिस्सा था। उनका मानना था कि दुश्मन जब निहत्था और हारा हुआ हो तो उसका अपमान नहीं किया जाता। जंग मैदान में लड़ी जाती है, नफरत से नहीं। पर सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ शिष्टाचार था या इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक सोच भी थी। खिलजी को आज़ाद कर दिया गया, उसे उसकी सल्तनत भी वापस लौटा दी गई, लेकिन कुछ बहुत ही कड़ी शर्तों के साथ। इन शर्तों का मकसद सिर्फ सजा देना नहीं था, बल्कि ये पक्का करना था कि भविष्य में मालवा फिर से मेवाड़ के लिए खतरा न बने। ये ताकत और रहमदिली का एक मिला जुला प्रदर्शन था। लेकिन इतिहास हमें कुछ और ही बताता है। जिस सुल्तान पर इतनी दया दिखाई गई, उसी खिलजी ने बाद में फिर से साजिशें रची। राणा सांगा के इस दरिया दिली का सिला धोखे से मिला, और यहीं आकर युद्ध और शांति को लेकर एक बहुत बड़ा, बहुत मुश्किल सवाल खड़ा हो जाता है। तो हमें ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि क्या सम्मान दिखाने का वो महान काम इतिहास की सबसे बड़ी भूल थी। सोचिए, अगर उस दिन राणा सांगा की तलवार ने रहम नहीं दिखाया होता, अगर उसने वो आखिरी वार कर दिया होता, तो क्या इतिहास का एक पूरा काला अध्याय जो धोखे और जंग से भरा है, शायद कभी लिखा ही नहीं जाता।